चलिए शुरू करिए। लिखिए हेडिंग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता। हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता। क्या काय बात कर रहे हैं? अभी भी बात करेगा। हाँ लिखो ना, हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता। देखिए, अगर ये हेलोजन से इस ग्रुप का एलिमेंट यानी 15th ग्रुप का एलिमेंट रिएक्शन करता है तो वह जनरली देखा जाता है दो प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं। दो प्रकार के हैलाइड्स मतलब क्या, ये EX3 और दूसरा जो है ये बनाता है EX5। इसको बोलते हैं ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड बोलते हैं, ट्राई हैलाइड होता है। और ये होता है पेंटा हैलाइड। पेंटा हैलाइड जनरली कितने प्रकार के, दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। यहाँ पर ई से मतलब है ग्रुप 15th का एलिमेंट, जिसमें नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, इससे संबंध। तो ऐसा देखा जाता है कि जनरली जो आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिए, जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है वो इस प्रकार रहता है। नाइट्रोजन जो है केवल ट्राई हैलाइड बनाता है। नाइट्रोजन के लिए, फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए अगर आप नाइट्रोजन के लिए बात करेंगे तो नाइट्रोजन है वो बनाता है NX3, मतलब ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड ये बनाता है, बट नॉट पेंटा हैलाइड। NX5 पेंटा हैलाइड, बट नॉट पेंटा हैलाइड। ये ट्राई हैलाइड बनाता है लेकिन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। और इसका कारण क्या है? ड्यू टू absence of vacant d orbital। किसके ऑब्सेंस के कारण? वैकेंट डी ऑर्बिटल के ऑब्सेंस के कारण। लेकिन अगर फास्फोरस का बात करेंगे तो वो पेंटा हैलाइड के साथ साथ, ट्राई हैलाइड के साथ साथ पेंटा हैलाइड भी बनाता है। फॉर फास्फोरस, फास्फोरस यहाँ पी लिख देंगे। तो ये जो है फास्फोरस, ये क्या बनाता है? PX3। देखो, PX3 यानी ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड भी बनाता है। एंड ऑल्सो फॉर्म PX5 पेंटा हैलाइड ड्यू टू presence of
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के उपस्थिति के कारण। लिखिए हो गया। चलिए हो गया, आगे बढ़ें। देखो ये तो हुआ, इसके अलावा पेंटा हेलाइड जो होता है मोर कोवेलेंट होता है ट्राई हेलाइड्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बात है कि पेंटा हेलाइड मोर कोवेलेंट होता है ट्राई हेलाइड की अपेक्षा, ट्राई हेलाइड की अपेक्षा पेंटा हेलाइड मोर कोवेलेंट क्यों होता है। देखो इसका सब में देख रहे हो ना, यहां पर इसमें अगर देखें कि ये बन रहा है और ये नहीं बन रहा है, मतलब NCl3 बन रहा है और NCl5 नहीं बन रहा है, उसका एक लाइन का आंसर है, क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में कि क्या कारण है जिसके वजह से नाइट्रोजन ट्राई हेलाइड तो बनाता है लेकिन पेंटा हेलाइड नहीं बनाता है। तो आप क्या बताओगे, हाँ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ, केवल इतना बात लिख दोगे तब भी आपका काम आधा तो आंसर उसी में रहता है। लिखेंगे नाइट्रोजन फॉर्म ट्राई हेलाइड बट नॉट पेंटा हेलाइड बिकॉज द absence ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, absence ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण या उसके कारण ये नहीं उपस्थित होता है, जिस वजह से ये पेंटा हेलाइड नहीं, मतलब इसका वैलेंसी जो है वो एक्सपेंड नहीं करता है। यानी नाइट्रोजन का जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो उसका वैलेंसी एक्सपेंड नहीं करेगा, इस वजह से ये पेंटा हेलाइड नहीं बनाता है। जबकि फास्फोरस पेंटा हेलाइड बनाता है। तो कभी कभी इस दोनों का रीजन मिला करके पूछ दे, बता दीजिए कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड बनाता है, सॉरी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है जबकि फास्फोरस पेंटाहेलाइड बनाता, एक्सप्लेन करिए। तो दोनों का, ये इसका और इसका दोनों टर्म लिख देंगे तो काम नहीं हो जाएगा। तो देखो यहां पर लिख सकते हैं एक लाइन के लिए समझने के लिए, नाइट्रोजन, देखो समझने के लिए लिख रहे हैं नाइट्रोजन
ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड का निर्माण करता है, निर्माण करता है, परंतु परंतु पेंटा हैलाइड का नहीं, पेंटा हैलाइड का नहीं। ऐसा ऐसा नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में रिक्त ऐसा नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक के अनुपस्थिति के कारण होता है, डी कक्षक के अनुपस्थिति अनुपस्थिति के कारण होता है। ये किस कारण से होता है? तो डी कक्षक के अनुपस्थिति के कारण होता है, यानी डी कक्षक नहीं है जिसके कारण से इसका वैलेंसी एक्सपेंड नहीं करता है। जबकि यही बात अगर आप फास्फोरस में देखेंगे तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां पर फास्फोरस में क्या लिखेंगे? फास्फोरस ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों बनाता है, क्योंकि यहां डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। लिखेंगे वैकेंट यानी रिक्त, रिक्त डी कक्षक के उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण, रिक्त डी कक्षक के उपस्थिति के कारण फास्फोरस, फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड, हैलाइड दोनों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। क्लियर हो गया बात, है ना? यानी एक क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन हो। इस क्वेश्चन में कई तरह का रीजनिंग करके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि नाइट्रोजन, या एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि नाइट्रोजन जो है वो ट्राई हैलाइड बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, इसके लिए एक हो गया। दूसरा है कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बना सकता है। या तीसरा इस तरह से पूछ सकता है कि नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों बनाता है। बात समझ रहे? सबका एक ही आंसर आ रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ऐसा होता है। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिसके कारण ये बनाता है, मतलब इसका वैलेंसी एक्सपेंड करता है, जबकि इसमें नहीं होता है जिसकी वजह से इसका वैलेंसी एक्सपेंड नहीं करता है। ठीक, तो आप इसको लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं, वहां पर जैसा क्वेश्चन रहेगा उसका सेट करके। नहीं, आगे चलें, जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन आता है कि पेंटा हैलाइड जो है मोर कोवेलेंट होता है, जबकि ट्राई हैलाइड जो होता है वह लेस कोवेलेंट होता है। मतलब पेंटा हैलाइड ज्यादा सहसंयोजी होता है और ट्राई हैलाइड जो होता है कम सहसंयोजी होता है। क्या वजह है? ठीक है, तो उसमें भी इसी तरह का कुछ बात होता है। पेंटा हैलाइड के पास वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। अब +5 जितना जितना प्लस चार्ज होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उसमें कोवेलेंट करैक्टर उतना ही ज्यादा। तो यहाँ पर कोवेलेंट करंट, ये क्लास 11th में जब आपको पोलराइजेशन पढ़ा रहे थे, याद करिए, केमिकल बॉन्डिंग, पोलराइजेशन, फॉजन्स रूल पढ़ाए थे ना, तो वहाँ पर ये पोलराइजिंग पावर के बारे में पढ़ा। यहाँ पर उसका इस्तेमाल है। जितना भी चीज़ है, आप क्या सोचते हैं कि 11th का चीज़ का देखते पूरा पूरा इस्तेमाल होता है, जहाँ जो जरूरत होता है तब आए। चलें इसको इधर बढ़ा लें। हो गया? नहीं देखो, एक दो को लिखते हैं इसलिए। हाँ,
इधर बढ़ा लेते हैं ऊपर, फिर इधर वाला नहीं लिखेगा, बात से नहीं लिखेगा, दिक्कत ये नहीं। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा हुआ यहाँ पर भी है, देखिए बुक में भी है, इधर गया बुक, हाँ यहाँ ये देखिए 7.1 क्वेश्चन भी हो जाएगा, थ्योरी भी आ जाएगा। देखिए इंटेक्स का है, इंटेक्स ये है 7.1। ये कह रहा है कि वाई आर पेंटाहेलाइड वीवीआई पेंटाहेलाइड ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ more covalent then their ट्राईहेलाइड ये आपका क्वेश्चन है। ये हो गया कितना 7.1। ये इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हैं आप, केवल अपना काम करने के लिए। देखिए कह रहा है कि क्या कारण है वाई आर पेंटाहेलाइड ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एवं बिस्मथ मोर कोवेलेंट देन देयर ट्राईहेलाइड। यहां पर लिखेंगे तो आंसर में 7.1 नंबर क्वेश्चन नंबर। देखिए हिंदी में भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि क्या कारण है कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का पेंटाहेलाइड अधिक यानी मोर सहसंयोजी होता है किससे? ट्राईहेलाइड से। किससे? ट्राईहेलाइड से। सिंपल बात है कि अगर आप सबका पहले पेंटाहेलाइड लिख लेते हैं, पेंटाहेलाइड, देखिए यहां पेंटाहेलाइड लिख लें तो पेंटाहेलाइड जैसे ही लिखेंगे पेंटाहेलाइड फास्फोरस के लिए क्या होगा? पी, अगर मान ले PX5 होगा, कोई भी हेलाइड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा PX5। आर्सेनिक के लिए हो जाएगा AS5। बिस्मथ एंटीमनी के लिए होगा, है ना, उसी तरह से बिस्मथ के लिए ये होना है। बात समझ रहे हैं? इस बात को समझना है। देखो ये जो पॉइंट्स हैं इसी को हम लोग को समझना है। ये पेंटाहेलाइड कर कि पेंटाहेलाइड अगर बन रहा है तो ये मोर कोवेलेंट, यानी ये क्या है? मोर कोवेलेंट, अधिक सहसंयोजी है, अधिक सहसंयोजी, अधिक सहसंयोजी किसके अपेक्षा? इसी के ट्राईहेलाइड के अपेक्षा, इसी के ट्राईहेलाइड। यहां पर लिखेंगे इसका। देखो पीछे बात कर रहा है कोई, क्या कुछ वजह है? कुछ बात है? बात नहीं करना है, बात करोगे तो फिर इधर सुधर हो जाएगा। ये ट्राईहेलाइड, इसी का ट्राईहेलाइड होना चाहिए। अरे तो तुम ही बात करो, हम चुप रहेंगे क्या? ठीक रहेगा ना? अरे ज्यादा दिक्कत है तो बाहर जा सकते हो, बाहर अब बात करके आ जाओ फिर। देखिए इसी का ट्राई डिस्टर्ब होता है ना। ये देखो PX5 यहां पर मतलब फास्फोरस का पेंटाहेलाइड, तो इसी का ट्राईहेलाइड क्या होगा? PX3। फिर इसी का, फिर इसका एंटीमनी का, फिर बिस्मथ का। ठीक है। और ये जो होता है ये होता है लेस कोवेलेंट, कम सहसंयोजी।
कम सहसंयोजी होता है। क्या कारण है ये बताइए। अभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन केवल हमने किया, ये पूरा अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, इसका केवल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इस सब का जो पेंटा हैलाइड है वो ज्यादा कोवेलेंट होता है किसके अपेक्षा, ट्राई हैलाइड के अपेक्षा। वजह क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके आधार पर इसको, इस पॉइंट को हम इधर लिखें। देखो पोलराइजिंग पावर समझे, मेन कारण यहां पर क्या है, पोलराइजेशन होता है। यानी पोलराइजिंग पावर जो होता है वह हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी सिंपल बात है, इसका एक देखो ये क्या हो गया, पेन सेलेक्ट नहीं किया। देखो यानी यहां पर हम सिंपल कह सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, ध्रुवन क्षमता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझिएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। या उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। पहले कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजिंग पावर, क्योंकि पोलराइजिंग से ही ना इसका निकालना, चूंकि निकालना है हमको कोवेलेंट, तो इसलिए पहले यहां लिखे। दोनों बात सही है, तो डायरेक्टली है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लिख लेते हैं सीधा करके ही कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, अच्छा पावरिंग लिखेंगे, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पोलराइजिंग पावर, ध्रुवन क्षमता इसको हिंदी में बोलते हैं। अब यहां पर देखिए ये एक लाइन का कंसेप्ट है, तो इसका मतलब अगर पोलराइजिंग पावर हमें पता चल जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी पता चल जाएगा। और पोलराइजिंग पावर ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज ऑन कटायन पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर। यानी इसका बात अगर करें पोलराइजिंग पावर का, तो पोलराइजिंग पावर किस बात पर निर्भर करता है, पोलराइजिंग पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज का। यानी जो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, ठीक है। यानी पोलराइजिंग पावर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो कैटायन का, यानी चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन, या कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्ट लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो अब यहां से दूध का दूध पानी का पानी हो गया, पूरा क्लियर हो गया। जैसे ये देखिए हम कोई दो ले लेते हैं, उदाहरण के लिए कोई दो लेते हैं, जैसे हम लेते हैं PCl5 को लेते हैं और PCl3 को, इसको उठाया इसको उठाया। कभी कभी ये दोनों का दे देगा क्वेश्चन यही रहता है, सेम रहता है, लेकिन क्या है कि वेरिएशन करके पूछा जाता है, लोग डर जाता है देख करके, लगता है कि दूसरा चीज का ये दूसरा चीज। ये तीनों में से कोई उठा सके, इसमें से कोई तो उठाया जा सकता है ना। हम इसके और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी दो से इर्द गिर्द ऊपर वाले से ही ज्यादा पूछा जाता है, खास करके क्लास 12 में। तो इस दोनों को अगर हम लें तो देखो यहां पर चेक करते हैं PX5 भी हो सकता है ना, PX5 लिख रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं PX3 लिख रहे हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही आप निकालिएगा तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ आएगा +5, यहाँ आएगा +3, इसके आधार पर, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर माइनस तो होना है, तो उसके वजह से यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया है, यहाँ पर क्या किया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अब जैसे ही आपको ये पता चल गया कि यहाँ +5 ऑक्सीडेशन और ये कम, इसका मतलब ये 5 वाला हाइयर है,
हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या है, लोअर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण क्षमता, उसका ध्रुवण क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। और जैसे ही ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगा तो ये सह संयोजक गुण उतना ही ज्यादा, सह संयोजक गुण उतना ही उसके अंदर सह संयोजक गुण होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि क्या वजह है जिसके कारण आप बता सकते, क्या वजह है जो पेंटा हैलाइड ज्यादा कोवेलेंट होता है ट्राई हैलाइड से। तो उसका कारण है क्या, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट से पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाता है, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर। नहीं हो गया क्लियर, लिखिए क्वेश्चन, इसको लिखिए और उसके बाद हमें क्वेश्चन लिखा देते हैं नए पैटर्न पर, जो किस तरह से रह सकता है। देखिए कोई लैंग्वेज नहीं लिखे, कम से कम लैंग्वेज लिखे, पूरा मैथमेटिकली प्रयास किए बताने। हो गया, हाँ देखो इसका क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो आ सकता है वो किस तरह से आ सकता है, यहाँ लिखते, यही रहने देते, इतना में हो जाएगा। देखो पूछने का दूसरा तरीका हो सकता है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन PCl5 is more covalent, more covalent as compared to PCl3। ये आ जाए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। PCl5 अधिक सहसंयोजी होता है
अधिक सह संयोजी PCl5, एक मिनट, PCl5 PCl3 से अधिक, PCl3 से अधिक सहसंयोजी होता है। व्याख्या करें। व्याख्या करें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता। इसका भी इसी तरह से जवाब देना। क्या लिखना है कि PCl5 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है, इसके कारण इसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगा, और जैसे ही ध्रुवण क्षमता ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है ना। जबकि PCl3 में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, इसकी अपेक्षा ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, और इसके कारण से पोलराइजिंग पावर कम होगा और इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। ये क्वेश्चन अपने से बना के लाना, ठीक है, लैंग्वेज में, तब ना सेटिंग हो जाएगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर कितना आएगा, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल। देखिए हेडिंग, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल। देखिए अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4। क्या आ जाएगा, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, धातु के प्रति क्रियाशीलता। धातु के प्रति क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, धातु के प्रति क्रियाशीलता। धातु के प्रति क्रियाशीलता, ठीक है। तो इसके जितने भी तत्व हैं वो सब धातु से क्रिया करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, है ना, जिसमें इस ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। धातु है तो धातु ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब ये सब क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी लिखेंगे ऑल द एलिमेंट of this group form, react with लिख सकते हैं, react with metal to form all the element of this group react with metal to form binary compound in which oxidation state
of this group element, this group element is -3. Oxidation state of this group element is -3. ठीक है, इस वर्ग के सभी तत्व, इस वर्ग के सभी तत्व धातु से क्रिया करके द्विआंगी यौगिक का निर्माण करता है, जिसमें इस वर्ग के सभी तत्व धातु से क्रिया करके द्विआंगी यौगिक का निर्माण करता है, जिसमें इस समूह या इस वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था -3 होता है। कितना होगा? -3, क्योंकि धातु रहेगा तो धातु तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो इसके बदले ये माइनस। जैसे अगर आप देखिएगा मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन आता है, देखिए नाइट्रोजन गैस है, ये इस तरह से मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा Mg, और यहाँ इसका देखो ये 2 आता है, इसका मतलब ये 3 और यहाँ ये 2 हो जाए, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड इसको पर बैलेंस कर देंगे, ये क्या होगा? ये जो बना है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ तो 3 आएगा। अगर मान लीजिए कि ये कैल्शियम के साथ रहेगा, ये अगर कैल्शियम है और यहाँ अगर आप इसको देखिएगा तो ये क्या आएगा? कैल्शियम का यहाँ 3 यहाँ 2 आ जाएगा, और इसमें 3 लगाकर बैलेंस कर देंगे, ये हो जाएगा कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक। अगर मान लीजिए फॉस्फाइड के साथ रहेगा, देखो अगर फास्फोरस है, देखो एग्जाम्पल कुछ और इम्पोर्टेंट नोट में देखिए, अगर कोई कंपाउंड बना रहा है और अगर फास्फोरस रहेगा, देखो P है और यहाँ 3 है, और यहाँ पर ये अगर मान लीजिए कि मैग्नीशियम है और यहाँ 3 है, यहाँ P2 है, तो ये क्या है? मैग्नीशियम फॉस्फाइड हो, फॉस्फाइड आईडी पर खत्म हो, आर्सेनिक हो तो आर्सेनाइड हो, बात समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कैल्शियम है और यहाँ आर्सेनिक है, तो कैल्शियम का ये आर्सेनाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कैल्शियम है और यहाँ एंटीमनी है, तो ये एंटीमोनाइड हो जाएगा, बात समझ रहे? उस IDE पर खत्म होना है, मतलब लास्ट का नाम जो है ये क्या पर, लास्ट पर IDE पर खत्म होता है, ठीक है। तो नीचे वाला का नाम लिख सकते हैं ना, लिखिए।
यहाँ पर इसका नाम लिखना है, लिख लोगे ना? क्या होगा इसका नाम? क्या हो? मैग्नीशियम, ये तो रहेगा ही, मैग्नीशियम। और ये हो जाएगा फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, आईडी पर लास्ट में आना है। ये क्या होगा? कैल्शियम, कैल्शियम, देखो इसका कैल्शियम। और ये हो जाएगा आर्सेनाइड, आर्सेनाइड। और ये होगा, इसका हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम एंटीमोनाइट। ठीक है, और विस्मित रहेगा तो विस्मिथाइड, आईडी लास्ट में लगा। ध्यान से इस बात को रखना, ठीक ना? अब आते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, N2। N2 कैसे बनता है इसके विषय में बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का निर्माण। ठीक है, इधर हो गया सबका? देखो क्या लिखे, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन कैसे बनता है? तो यहाँ पर कई मेथड है, हम लोग यूज करेंगे डाई नाइट्रोजन का। एक है लेबोरेटरी मेथड, मतलब प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। फिर तापीय विघटन अभिक्रिया से भी बनता है, तो किसको तापीय विघटित करेंगे, किसमें हीट देंगे जिससे बनेगा, ये सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो है पहला हम लोग इसका मेथड जो पढ़ते हैं 1 नंबर, लेबोरेटरी मेथड या इन लेबोरेटरी। इन लेबोरेटरी क्या हुआ? आर्सेनाइड करना है, आर्सेनाइड, आर से, ठीक है ना? AR होता है आर्सेनाइड, ठीक। इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी देखिए कैसे बनाएंगे। अभी तक आप ऑर्गेनिक रिएक्शन देखे थे ना, पढ़े थे ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन तो पढ़ लिया ना। आज हम लोग देखिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ये प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में कहा कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को और सोडियम, सोडियम नाइट्राइट को, यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को मिक्स करके जब इसको लेबोरेटरी में हीट किया जाता है तो ये बनाता है यहाँ से डाई नाइट्रोजन। क्या बनाए? डाई नाइट्रोजन, मतलब N2। उसके अलावा ये नाइट्रोजन और ये सॉरी सोडियम और ये क्लोरीन बनाएगा क्या? NaCl प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्या बनाएगा? वाटर मोलिक्यूल। क्या बनाएगा? वाटर मोलिक्यूल। तो ये जो बना है यही हमारा डाई नाइट्रोजन, ये जो देख रहे हो यही क्या है? डाई नाइट्रोजन, या इसी को आप नाइट्रोजन गैस कहते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है पूरा। देखो तो बैलेंसिंग, हाइड्रोजन इधर 4 है और उधर कितना है? 2 ही है। तो 4 अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो कुछ हद तक काम हो गया, पूरा हो गया। हाँ पूरा हो गया, ऐसे सोडियम एक ही है तो ठीक है। तो इस तरह से ये किसके द्वारा बना लिए? लेबोरेटरी मेथड। लिखिए, लेबोरेटरी मेथड में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं?
अमोनियम क्लोराइड को और सोडियम नाइट्राइट को कर रहे हैं। इसमें कुछ मात्रा में जो है NO और HNO3 भी बनता है ना, जिसको जो इम्प्यूरिटी होता है, जिसको बाद में इम्प्यूरिटी को वहां से क्या होता है, बाहर कर लिया जाता है साइड प्रोडक्ट के रूप में। तो एक प्रोसेस हो गया जिससे आप ये कह सकते हैं। दूसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, यही ना है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना है, कभी कभी ये कंफ्यूज में आ जाता है। ये तो अमोनियम क्लोराइड याद रहता है, इसका फार्मूला भूलते हो बहुत बार। ये NaNO2, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट बोल। इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे, याद है, ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं याद? इसका याद कहाँ पर कर रहे थे, एनिलीन के प्रिपरेशन, NaNO2 प्लस HCl इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें सोडियम नाइट्राइट हम लोग वहाँ बोलते थे, ठीक है ना। तो अच्छा, एक मिनट गड़बड़ हो गया ना, यहाँ ये सोडियम नहीं, यहाँ अमोनियम डाइक्रोमेट लिख तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ अमोनियम फार्मूला हो जाएगा NH4 हो जाएगा, और ये हॉल 2 और Cr2O7, इधर केवल सोडियम को हटा देना है तो जगह अमोनियम हो जाएगा, इसमें गड़बड़ ही हो जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल, अमोनियम क्लोराइड यहाँ इस्तेमाल किए थे, यहाँ क्या करेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट का, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NH4 का होल 2 और ये Cr2O7। और यहाँ पर जो ये लिखे, ये सोडियम नाइट्राइट है, यहाँ पर सोडियम, ठीक ना। अब जब इसको हीट कर, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब होता है तापीय विघटन, यानी लिख सकते हैं NH4 का होल 2 Cr2O7 के तापीय विघटन से, तापीय विघटन के द्वारा नाइट्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। तो देखिए, तापीय विघटन होगा तो क्या हो, इसका मतलब है कि NH4 है, इसमें कोई चीज हम मिलाएंगे नहीं, देख रहे हैं ना, मतलब इसी को केवल हीट कर देंगे, ये लाए और इसको गर्म करना शुरू कर, जैसे ही गर्म करिएगा तो ये गर्म होते ही ये विखंडित होकर के क्या बना देगा, N2 नाइट्रोजन प्लस, ये देखिए गर्म कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी पार होगा, H2 प्लस ये जो क्रोमियम है, ये क्या करेगा, इसका ऑक्साइड में Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड में आकर के बदल जाएगा। अब इसमें देखना है बैलेंस करके, तो नाइट्रोजन तो 2 है ना, और हाइड्रोजन देखो 4 दूना 8 है, और उधर कितना है, 2 ही है, तो हाइड्रोजन को इधर पुराना है तो यहाँ 4 लगा दीजिए, 4 दूना 8, हाइड्रोजन तो हो गया, 4 ऑक्सीजन प्लस 3 इधर 7, इसका मतलब बैलेंस हो गया, और ये आपका नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ये बन गया। ठीक है, लिखिए, ऊपर बढ़ा लें ना, वैसे नहीं रहता, ये क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट रहता है, समझ गए ना, क्वेश्चन दिया रहेगा, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, उसको हीट करें तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, इस तरह का हो सकता है, या
या इससे आधारित अगर मान लीजिए कि जो कोई एक मेथड से भी अगर कोई पूछा जाए कि लेबोरेटरी मेथड या कोई एक मेथड, ऐसा भी रहता है। और ज़्यादातर हालांकि इस तरह का क्वेश्चन अब पैटर्न में नहीं आता है कि लेबोरेटरी मेथड से बताइए, अब जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया रहेगा, उसका इक्वेशन को पूरा करिए, सॉल्व करिए, कंप्लीट द रिएक्शन, है ना, इस तरह का दिया जाता है। अब दूसरा बात, इसका जो है सोडियम या बेरियम एजाइड से भी बनाते हैं, तापीय विघटन भी उसमें भी, यानी तीसरा नंबर हम यहां लिख सकते हैं इसके द्वारा, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां देख रहे हैं कि एकदम ऐसा नहीं है कि ये भी आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर का जो रिएक्शन है ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ रहा है कैसे आ रहा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए अमोनियम था, तो एक क्या है कि नाइट्रोजन गैस बन रहा है N2, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन N2, और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इसको देखिए चूंकि हीट का काम होता है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहाँ रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल जाएगा ही, तो वाटर मॉलिक्यूल में, और ये सोडियम देखिए ये दो भाग में आता है, ये प्लस में आता है ये माइनस में आता है, तो ये सोडियम क्लोरीन मिलकर क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बना। यहाँ तापीय विघटन करें मतलब ये टूटते जाएगा, विखंडित होते जाएगा, जैसे ये विखंडित हुआ तो ये दोनों विखंड होकर के क्या नाइट्रोजन गैस दिया, और उसके बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या देता है, वाटर दिया, और इसका जो सबसे न्यूनतम फॉर्म होता है, जो सबसे न्यूनतम इकाई होता है वो रुकेगा, तो वो कितना पर आएगा, Cr2O3। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो कि यहाँ पर -3 दूना 6, इसका 2 हो गया तो यानी +3, यानी लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका 3 आता है वहां तक आके रुकता है विखंडन का, ये मतलब। अब दूसरा हम तीसरा नंबर देखिए, ये कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। अब एजाइड क्या होता है ना, तो ये आपके मन में विचार होगा, नहीं आइडिया, विचार तो नहीं होगा, आइडिया होगा। देखो अगर सोडियम, देखो यहाँ ये सोडियम है और यहाँ देखो N3 है, देखो समझो, यहाँ समझ में आएगा तभी है ना कैसे बनता है, ये N3 है और यहाँ एक माइनस है, ये देखो एक माइनस, ठीक है, मतलब इसकी इस पर चार्ज कितना है, एक, ये सोडियम पर अगर जब दोनों कंपाउंड में रहेगा तो ये कितना होता है, +1 में आता है, तो जैसे ही +1 आता है तो ये दोनों जब एक साथ मिलता है, समझिएगा बात हमारी, ये एजाइड कब होता है, एजाइड होता है जब N3 यहाँ माइनस रहता है, ये हो जाएगा क्या, मतलब इस पर एक वैलेंसी होता है, वैसी स्थिति में ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट ना दर्शा रहे हैं ना, ये क्या दर्शा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये दोनों एक साथ कंबाइन करता है तो देखो क्या बनाएगा, NaN3, क्योंकि एक यहाँ कोई उसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये हो गया सोडियम एजाइड, ये हो गया एजाइड, ठीक है, तो ये हो गया सोडियम एजाइड। अब उसी तरह का बेरियम एजाइड, तो देखिए ये बेरियम यहाँ कितना होता है +2, ये देखो ये +2 रहता है ऑक्सीडेशन स्टेटस का। बेरियम किस ग्रुप का है, सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट, बेरियम बेमग का सरबरा नहीं, सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट है, तो इसका बेरियम का +2 है, मतलब जैसा कैल्शियम का होता है, जैसा स्ट्रोंशियम का होगा, जैसा मैग्नीशियम का होगा, वैसा ही बेरियम का होगा। अब यहाँ एजाइड है, तो एजाइड में तो अभी अभी हम लिखे हैं तरह का होता है, तो देखो इसका कंपाउंड बनेगा तो कैसे आएगा, तो Ba, इसका 1 यहाँ आएगा तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन N3 के साथ यहाँ पर क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा, तो इसका जो नाम है ये हो जाएगा बेरियम एजाइड, इसका क्या नाम हो जाए, बेरियम एजाइड। तो कह रहा है कि सोडियम या बेरियम एजाइड के तापीय विघटन से, तापीय विघटन का मतलब है कि तोड़ करके अलग कर दीजिए, तोड़ करके अलग करना है, तो देखिए जैसे ही तापीय विखंडित होगा, अगर सोडियम है और इसका एजाइड है और इसका तापीय विघटन होगा तो एक नाइट्रोजन गैस में सोडियम अकेला इधर, ठीक है, ये किस रूप में एग्जिस्ट करता है वो आपको यहाँ पर देखा लिखना है, तो जैसे ही आप इसको बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ 3 लगाएंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, 3 दूना 6,
यहाँ पर भी 2 लगा। लेकिन अगर बेरियम का देखोगे, ये देखो बेरियम एजाइड का, ठीक है, इसको अगर हिट करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, Ba। कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। पहले इसको लिख दो या इसको लिख दो, डाई नाइट्रोजन पहले बनाना है तो इसको आप पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। N2 प्लस बेरियम, ठीक है। अब देखो यहाँ ये क्या आया था, 3 दूना 6 है, ये 3 दूना 6 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 लगाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बेरियम में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से यहाँ पर जो एक इधर भी है एक इधर भी, तो इससे भी डाई नाइट्रोजन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। लिखिए इसको, क्वेश्चन देखिए इसका कैसे आता है। एक पूछा हुआ है, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। ये एग्जाम्पल का है 7.3, एग्जाम्पल का 7.3। एग्जाम्पल वाला भी करते चलना है साथ साथ। हो गया, अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखिए। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, पहले लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, और बढ़ा लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2 लिख देते हैं डायरेक्ट, डाई नाइट्रोजन की जगह क्या, नाइट्रोजन गैस का भौतिक गुण। तो देखिए ये जो होता है कलरलेस, टेस्टलेस, है ना, कोई भी इसका कलर नहीं होता है, और टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस मतलब कोई स्वाद भी नहीं होता है, ऑर्डरलेस मतलब ये गंधहीन, है ना, और नॉन टॉक्सी है। नॉन टॉक्सी मतलब कि अविषैला है, मतलब जहरीला नहीं है, पॉइजनस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पहला नंबर लिखेंगे, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड
टेस्टलेस एंड टेस्टलेस गैस। टेस्टलेस गैस भी लिख देंगे, गैस। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ठीक है, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। हिंदी में क्या लिखो? देखो, यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस होती है। यह लिख दें, यह रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस होता है, गैस होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे, इट इज नॉन टॉक्सिक, इट इज नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सी, टॉक्सी ऐसा ही ना, इट इज नॉन टॉक्सी गैस। यह अविषैला, यह कैसा है? अविषैला, नॉन टॉक्सिक। अच्छा, टॉक्सिक होता है ना, हाँ तो आई सब तो ठीक है, यहां पर ना केवल बस लिखिए, यह हिंदी में भी लिखो, बोलते चल रहे हैं जल्दी, आप प्रॉपर्टी में ज्यादा टाइम मत लगाना। लिखिए, यह अविषैला गैस होता है, यह अविषैला ऐसा लिखते हैं, अविषैला गैस होता है। नाइट्रोजन गैस कैसा होता है? अविषैला। तीसरा नंबर, इट इज स्लाइटली सोलेबल इन वाटर, या कम विलीयता होता है। ये पानी में जो होता है इसकी विलीयता बहुत ही कम होता है। इट इज वेरी लेस, इज वेरी लेस soluble in water। क्या तुम बातचीत कर रहा है? इट इज वेरी लेस सोलेबल इन वाटर, यह जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है। आज वाटर ना लिखना है वाटर, आप क्या करोगे, है ना, सोलेबल इन इज लिखा है ना, हाँ, इट इज वेरी लेस सोलेबल इन वाटर, यह जल में बहुत ही कम, यह जल में बहुत कम घुलनशील होता है। क्या होता है, होती है, लिखो। ठीक है, बहुत ही कम सोलेबल होता है किसमें? और ये हवा से हल्का होता है। इट इज लाइटर देन एयर, देखिए, इट इज लाइटर देन एयर, इट इज लाइटर देन एयर। इट इज लाइटर देन एयर, इट इज लाइटर देन एयर। चौथा नंबर में, यह हवा से हल्का होता है। इट इज लाइटर देन एयर, यह हवा से हल्का होता है। इसके अलावा देखिए, ये
इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है ना। ये पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा? हाँ लिखिए, इट इट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, boiling and melting points are very low, आर लो भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आर लो। हाँ, इसका हिंदी में लिखो, इसका क्वथनांक एवं गलनांक बहुत कम होता है, या कम होता है ऐसे भी लिख सकते, निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। इसका देखो क्वेश्चन जो इसमें आता है उसको ध्यान रखना है, और पूछा हुआ है कि YN2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। देखो क्वेश्चन है, एक एक कितना नंबर हुआ था? 5 नंबर, एक पॉइंट और लिखना है 6 नंबर। ठीक है, इट इज वेरी लो रिएक्टिव, it is very low reactive at room temperature, it is very low reactive at room temperature, यह कमरे के ताप पर बहुत कम क्रियाशील होता है, यह कमरे के ताप पर बहुत ही कम क्रियाशील हो। कमरा का ताप कितना मानते हैं? 25 डिग्री, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कमरे का ताप माना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया, समझिए। अब एक क्वेश्चन आता है जो आपका है, पूछा हुआ भी है कि क्या कारण है, क्वेश्चन नंबर है 7.3, 7.3, ये है कि YN2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, ये क्वेश्चन है इंटेक्स का। लिखिए, नाइट्रोजन कमरे के ताप पर बहुत कम क्रियाशील होता है, क्यों? या कम क्रियाशील होता है, क्यों? नाइट्रोजन N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, क्यों? ये क्वेश्चन अभी तो लिखिए कि कम क्रियाशील होता है, ये बात तो सही है, लेकिन क्यों होता है? तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत अधिक होता है ना। ये जो है नाइट्रोजन का, देखिए इस तरह का बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत अधिक होता है। समझिएगा हमारी बात, क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी हाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, समझिएगा, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, तो जैसे ही आसानी से नहीं टूटेगा मतलब कम टेम्परेचर पर ये टूटने वाला बात सवाल ही नहीं है। जैसे ही नहीं हो रहा है इसका मतलब ये रिएक्टिव
नहीं है। क्या लिखा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी है। इसका आवंध वियोजन ऊर्जा काफी उच्च होता है, काफी उच्च होता है। तो इसको भाषा में कैसे बनाएंगे? मेन रीजन यही है। रीजन हमें पता चल गया, रीजन पता चल गया, तो लैंग्वेज में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 is less reactive, N2 is less reactive at room temperature. Due to very high छूट गया, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 is less reactive at रूम टेम्परेचर। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। हाँ लिखिए ना, हिंदी में भी लिखा देते हैं। इतना लिख रहे हैं तो नहीं है, इसका नहीं लिखेंगे, और वो भी इम्पोर्टेंट वाला है। हाँ लिखिए इस बहुत अधिक आवंध वियोजन ऊर्जा के कारण, आवंध वियोजन ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन मतलब N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है। कमरे के ताप पर ये कम क्रियाशील होता है, और इसका जो कारण क्या आप देख रहे हैं, इसका कारण है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा ये इसकी रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगी, यानी रिएक्टिविटी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर राइज कराइएगा तो ये बढ़ने लगेगा, और ये कुछ धातु से डायरेक्ट ये क्रिया भी कर लेता है, कुछ धातु से ये डायरेक्ट क्रिया कर लेता है हाई टेम्परेचर पर, जैसे लिथियम के साथ हो जाएगा, है ना, मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा, ये कुछ धातु से डायरेक्ट क्रिया भी कर लेता है। लेकिन ये कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। तो हो गया ये। लिखिए अगला, लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी ना, तो पूरा करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी अगले दिन हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण पढ़ना है, और वो अच्छे ढंग से उस सब बात को एक बार खुद से पढ़ के भी आइएगा, ठीक ना, और इम्पोर्टेंट है हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। हाँ इसका बोले फिर से, हाँ लिखिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2, नाइट्रोजन का रासायनिक गुण। देखो पहले तो ये क्या देखे कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्टिव नहीं होता है, और कारण क्या था? बॉन्ड डिसोसिएशन।
लेकिन ये रिएक्ट करता है कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते, यानी रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन मीन्स डाई नाइट्रोजन increases with increase of temperature, with increase of temperature, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डाई नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी में वृद्धि होती है, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका, ताप के बढ़ाने पर या ताप के बढ़ने से, ताप के बढ़ने से, ताप के बढ़ने से, ताप के बढ़ने से नाइट्रोजन की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, और तब ये कुछ धातु से डायरेक्ट कंबाइन कर लेता है। जैसे अगर है ना, यहां पर लिखेंगे रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, धातु से क्रिया कर लेता है। जैसे ये लिथियम है और ये लिथियम से डायरेक्ट कंबाइन करेगा हाई हीट दे करके, है ना, हाई टेम्परेचर पर। देखो टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, हीट यहाँ पर देंगे हाई टेम्परेचर, कमरे के ताप पर नहीं हो, तो ये बनेगा लिथियम का, यहाँ आ जाएगा 3, तो ये 3 हो जाएगा, ये N इस तरह का। उसी तरह से अगर ये मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम से ये इस तरह का, ये N3 यहाँ N आ जाए। ठीक है, बैलेंस करना है, कर लेना है। अगर ये मैग्नीशियम है और इससे क्रिया करोगे तो क्या है, Mg3N2 ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अगर कर रहा है तो। ठीक है, बैलेंस नहीं होगा क्या, नहीं होगा, बैलेंस करना है। बैलेंस करोगे तो क्या है, यहाँ यहाँ क्या करते हैं, 2 लगाएंगे तो 3 दूना 6 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। क्या, यहाँ पर भी वैसा ही ये 6 कर देते हैं और यहाँ 2 लगा देंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 केवल यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा। तब हीट जरूर देना ये वाला। इसका रिएक्शन बहुत साधारण के बाद दूसरा नंबर देखोगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है ना, लेकिन ये 773 केल्विन और जो प्रेशर यहाँ ये क्या कहते हैं, ये हैबर विधि से अमोनिया में कुछ कैटलिस्ट होता है, जैसे आयरन का कैटलिस्ट होता है, उसके प्रेजेंस में, यानी ये देखिए नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसको लगभग 773 केल्विन लगभग, या ऐसे लिखे हीट ऐसे लिख दीजिए, ये कंडीशन है, इस कंडीशन पर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, जो आयरन का कैटलिस्ट हो सकता है, मोलिब्डेनियम का, ये सब कैटलिस्ट होता है। इसके प्रेजेंस में ये अमोनिया गैस बनता है और ये रिवर्सिबल होता है। ये कैसा होता है, रिवर्सिबल, ऐसे। ठीक है, यहाँ बैलेंस करेंगे तो यहाँ इसमें 2 लगा करके यहाँ 3 लगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर ऐसा है तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। इस तरह का कंडीशन जो अगले क्लास में भी पूरा हम लोग बात करें, पूरा डिटेल।
तीसरा नंबर, एक और है तो पूरा कर लेते हैं। और ये जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है बहुत अधिक ताप पर, लगभग 2000 केल्विन, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है बहुत अधिक ताप पर। यहाँ हो जाएगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन O2, लेकिन ये वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा N2 प्लस O2, और जब इसको हीट करेंगे, और ये भी रिवर्सेबल आता है, हीट करेंगे ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। NO बैलेंस यहाँ 2 कर देंगे। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, तो इस तरह से ये है डाई नाइट्रोजन का हम लोगों ने आज पढ़ा। अब नीचे यूजेज है, तो लिख के आइएगा आप लोग यूजेज, क्या क्या उपयोग है। नीचे आपका कॉपी किताब में भी दिया हुआ है कि सहायता ले। क्या Fe मोलिब्डेनियम है, हाँ MO है, छोटा O दिया हुआ, जैसे कोबाल्ट लिखते हैं छोटा O नहीं देते हैं, वैसा ही है। इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो एक तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया के बनाने में होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स में होता है, इंडस्ट्रियल में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा उपयोग है नाइट्रोजन का, रेफ्रिजरेटर में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार इसको यूजेस को लिख करके पढ़ के आइएगा। ठीक है, और यूज कम से कम 3 यूज तो लिखना ही है। ठीक है, चलिए तो अगले क्लास में बात करेंगे।